सही मायने में बैंक आज के पिछले 10 साल से बैंक के चार्जेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, वो चाहे एवरेज क्वार्टरली बैलेंस के नाम से चार्ज करें या फोलियो के नाम से चार्ज करें या चेक डिसऑर्डर के नाम से चार्ज करें। ये चार्जेस बैंकों के इतने बड़े बढ़ गए कि आपने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा होगा कि पंजाब नेशनल बैंक ने 250 करोड़ रुपए के लगभग पिछले 1 साल के अंदर अपने ग्राहकों से पेनल्टी और चार्जेस के नाम से काफ़ी वसूली की। SBI का यही आंकड़ा 500 करोड़ के ऊपर जा रहा है कि उन्होंने अपने कस्टमर से चार्जेस के नाम से 500 करोड़ रुपए वसूल कर लिए। एक तरफ मीडिया और आम जनता यह बोलती है कि माल्या पैसा लेके भाग गया था, एक ऊपर खर्चा। दूसरी तरफ जो आम आदमी पैसा चुकाना चाहता है, उनसे बैंक के लोग प्री पेमेंट चार्ज के नाम से कुछ वसूलियाँ करते हैं। ऐसा ही आज आपके सामने मैं बहुत बड़ी चीज़ का खुलासा करने वाला हूँ कि बैंक प्री पेमेंट चार्ज के नाम से RBI के तो क्या रूल्स हैं और बैंक उसके अंदर किस तरह से अपने मन के हिसाब से काम करता है। आपको जो प्रेस नोट अभी यहाँ से मिलेगा, उस प्रेस नोट के अंदर RBI की वो रूलिंग्स भी है जिसके तहत कोई भी बैंक, कोई भी NBFC प्री पेमेंट चार्ज नहीं ले सकती और प्री पेमेंट चार्ज वसूल करने के लिए या और अनर्गल चार्ज लगाने के लिए बैंक कई बार खुद भी दस्तावेज बनाता है। जब कस्टमर अपनी फाइल लगाएगा और फाइल लगाने के बाद में जब उसको लोन डिस्बर्स मिलता है या उसको डिस्बर्स होता है, उस समय जब बैंक के मैनेजरों में चर्चा चलती है कि ये तो व्यक्तिगत लोन हो गया, मतलब कोई किसी इंसान ने लोन को अप्लाई किया, बैंक को पता है कि वो इससे प्री पेमेंट चार्ज वसूल नहीं कर सकेंगे, तो वो उसकी फर्म बनाने के जुगाड़ में लग जाता है। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि कुछ बैंक किसी भी इंसान को फर्म बनाने के लिए उसे शॉप एक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए लगातार बताते रहते हैं, अन्यथा उसका लोन भी सैंक्शन नहीं होता है। आज मैं जिस मुद्दे की आपसे चर्चा करूँगा, जिसके अंदर HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, जो HDFC ने जनता को लूटने के लिए एक अपनी NBFC बनाई हुई है। HDFC बैंक के जो बोर्ड है उसके अंदर से ये रमेश गणेशन को वहाँ अपॉइंट किया है इस NBFC को चलाने के लिए, और अब वो लगातार लूट खसोट में रही है। तो इसी HDFC के जो गणेशन CEO है और डायरेक्टर आदित्यपुरी, जोनल हेड तनु माहेती और जगदीश जादव, क्रेडिट मैनेजर नवीन, इन 5 लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करके कस्टमरों से पैसे हड़पने की रिपोर्ट विधायकपुरी थाने में दर्ज करवाई गई है। परसों में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। FIR की कॉपी भी मैं आपको अभी दूंगा, जिसमें ये सीधे सब कुछ उसके षड्यंत्र के बारे में बताया है। एक लोन जो HDFC बैंक के अंदर विद्याधर नगर में जुगल किशोर वैष्णव के नाम से चल रहा था, उस लोन को बैलेंस ट्रांसफर किया गया, लेकिन बैलेंस ट्रांसफर का मतलब आपने जिसको कर्ज लिया है सिर्फ बैंक बदलता है, लेने वाला प्राप्ति नहीं बदलता। लेकिन उस जुगल किशोर वैष्णव का लोन ट्रांसफर करने के बाद HDB ने उसे डीलर्स के यानी फर्म का लोन बताया ताकि उससे पेनल्टी वसूल कर सके। उसी HDB ने कृपा शर्मा, महिला जिसका लोन चल रहा था चोलामंडलम के नाम से, चोलामंडलम NBFC में कृपा शर्मा का लोन बैलेंस ट्रांसफर हुआ, लेकिन HDB फाइनेंशियल ने कृपा शर्मा के नाम से रखने की वजह उसको फिर डीलर्स के अंदर मतलब फर्म में डाल दिया।
75 लाख रुपए के लोन की बात है। उसके अंदर से जो फर्म के अंदर पैसा गया केवल 7,55,000। उसका बैंक स्टेटमेंट भी आपको प्रेस नोट के साथ में मिलेगा कि एचडीबी ने सही मायने में फर्म को पैसा कितना दिया। लेकिन जब ये लोन वापस चुकाने की बारी आई तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के लोगों ने 4 महीने तो इस लोन को बंद ही नहीं किया। एक तरफ जहाँ उद्योगपति और बड़े लोग पैसा लेने के भाग रहे हैं, एक जो मध्यम वर्गीय आदमी अपने सिबिल बचाने के चक्कर में लोन को चुकाना चाहता है तो उससे प्री पेमेंट चार्ज अनाप शनाप वसूल किए जा रहे हैं। और वो जब चुकाने जा रहा है 4-5 महीने तक उसको लोन को चुकाने नहीं दिया जा रहा। फिर जब उसको फोरक्लोजर लेटर दिया तो 3 लाख रुपए का उसके ऊपर पेनल्टी लगाई और वो आखिरकार पेनल्टी वसूल कर ली गई। इस लोन पे जो इंडिविजुअल्स के नाम से बैलेंस ट्रांसफर किया था उस पर भी और जो फर्म को दिया था उस पर भी। जब पुलिस प्रशासन से इस संबंध में बात हुई तो विधायक पुलिस थाने के इंचार्ज खत्री साहब ने जब इस मामले को देखा तो उनका ये कहना था कि ये शायद कुछ पहला ही मैटर है, जबकि वास्तव में ये तमाम बैंक, तमाम एनबीएफसी ये प्री पेमेंट चार्ज और एक दिन लेट होना या अगर उनको कुछ भी पैसा पहले दिया जाए, हर नाम से अलग अलग, चाहे तो चेक अगर बैंक भी बदलते हैं तो फिर ये अलग चार्ज लेते हैं। तो लोन के ऊपर भी चार्जेस, हम जो पैसा जमा कराते हैं बैंकों में, बचत खाते के ऊपर भी चार्जेस, करंट अकाउंट के ऊपर भी चार्जेस, ये चार्जेस इतनी बड़ी संख्या में हो गए कि आज की तारीख में बाजार के अंदर उद्योग धंधे नहीं चल रहे, व्यापार नहीं है। जनता का व्यापार का पैसा सारा बैंकों के अंदर चला गया और बैंक लगातार 30, 40, 50% तक के प्रॉफिट के अंदर अपने आप को आगे से आगे प्रॉफिट बढ़ाते जा रहे हैं। तो समाज के अंदर इस मुद्दे पे कोई बोलने वाला नहीं है। जब इस तरह की बात हम लोग चर्चा करते हैं, रिजर्व बैंक बैंकों के ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए बैठा हुआ है। रिजर्व बैंक कहीं कंट्रोल नहीं करता। रिजर्व बैंक में दी गई शिकायतें किसी परवाह नहीं चढ़ती। जिस मैटर में आज हमने मीडिया के साथियों को बुलाया है, इस मैटर में 4 महीने से आरबीआई के भी चक्कर लगाए जा रहे हैं। वहाँ के अधिकारी पे शिकायत मिली, लेकिन एचडीएफसी और एचडीबी के पहुंच ऊपर तक चलते वो सारी की सारी शिकायतें कर गई। बैंकिंग लोकपाल भी इस मुद्दे के ऊपर कुछ नहीं कर पा रहा है। एनबीएफसी के लिए भी लोकपाल बने हैं, लेकिन एनबीएफसी के ऊपर भी ये सब कुछ कोई कार्रवाई उन लोगों ने नहीं की। अब मजबूरन जब पुलिस और उसके अधिकारियों को जब कन्वेंस किया, उनको डॉक्यूमेंट दिखाए जो मैं आपको भी देने वाला हूँ, उसके बाद में पुलिस को समझ में आया कि कितना बड़ा घोटाला है और पुलिस इस मुद्दे के ऊपर छानबीन के लिए एक स्पेशल टीम बनाएगी, ऐसा हम लोगों को आश्वासन मिला है। यदि हर बैंक के अंदर जाके देखा जाए 25 से लेकर 30 तारीख तक, तो जितने भी लोन दिए जाते हैं लेने वाले से एग्रीमेंट खाली साइन करवाया जाता है कि हम लोग ये एग्रीमेंट है, इसको साइन कर दो और हम लोग ऑफिस में जाके भर लेंगे, यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा बोल के खाली दस्तावेजों के सिग्नेचर होते हैं। और ये सब कुछ जानते बूझते लोग नाम नीच के सिर्फ इसलिए साइन करते हैं कि उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए लोन चाहिए, किसी को मकान बनाने के लिए चाहिए। यदि उनको ये समझ में आ जाए कि ये जो लोन ले रहे हैं हम अपनी ही मौत के दस्तावेज पे हस्ताक्षर कर रहे हैं, बैंक अभी बोल रहा है कि हम आपसे रीजनेबल रेट का सिर्फ ब्याज लेंगे, लोन लेने के बाद में जो उनके अनर्गल चार्जेस चालू होते हैं, पेनल्टीज चालू होती है, वो सर्वाइवल के लायक नहीं होगी। कुछ मामलों में यदि आपको सामने भी आया होगा, जिस इंसान ने 120 महीने के लिए लोन लिया है, मतलब 10 साल के लिए, उसी को कितनी रेट बढ़ती है
किसने नहीं छीनी। इस मुद्दे के ऊपर अभी हम लोगों ने जो FIR करे वो भी आपके मेरे साथी राकेश जी सोभानी वो भी कुछ मुद्दों पर आपसे बात करें। मैं यहाँ 85 और 85 सभी लोगों का आभार करता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्टेटमेंट दिया कि 2001 से लेकर 2010 में करीब 200 बैंकें अमेरिका में धराशायी हुई। तो इस धराशायी होने पर जब बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया तो मालूम हुआ कि वहाँ की बैंकों को उपभोक्ताओं को संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ, उपभोक्ताओं की बातों को सुना नहीं गया, उपभोक्ताओं की प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं हुआ। तो एक नतीजा ये हुआ कि जो उपभोक्ता थे उन्होंने चुकाना बंद किया और बैंकों का धराशायी होना चालू किया। आज मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपका ये ध्यान इंगित करना है कि हमारा भारत में भी वो दिन अब दूर नहीं है जब बहुत सारे बैंक दिवालिया होने के कगार पे आ रहे हैं, अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे हैं। उनमें केवल आंकड़े प्रॉफिट के पेपर्स पर रह गए हैं, लोग लेकर के भाग गए हैं। हमारे यहाँ का प्रोविजन है कि 3 साल बाद अगर किसी भी अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं होती है तो उसके अंदर रिकवर नहीं किया जा सकता। मगर बैंकें अपने जेब से उसमें पैसा डाल के 100 रुपये 50 रुपये उसको रनिंग करके और अपने आंकड़े बनाए रखती हैं कि हमको ये लेना है ये देना है। इसका मैं आपको आज बड़ा ही ज्वलंत उदाहरण के साथ आपको बता रहा हूँ कि अगर हमने इस वक्त ध्यान नहीं दिया तो भारत में ये जो खोखली हुई बैंकें हैं ये बहुत जल्दी धराशायी होने वाली है और जिन लोगों ने अपना डिपॉजिट्स जमा कराया हुआ है वो सब खतरे में पड़ने वाला है। ऐसे में बचाने के लिए बैंकों को धराशायी होने से बचाने के लिए सरकार को, बैंकिंग लोकपाल को इनको उपभोक्ता संरक्षण कानूनों की प्रबलताओं पर ध्यान देना चाहिए। छोटे उपभोक्ताओं की सुनवाई करनी चाहिए। उपभोक्ता छोटा कभी बेईमान नहीं होता, वो लोन लेता है, लोन चुकाना चाहता है, चुकाता है, मगर जब उसकी अति हो जाती है, जब उस पर चार्जेस दुनिया भर के लगा दिए जाते हैं, तब जाकर के वो बेईमानी के कगार पे आता है और वो चुकाना बंद करता है। तो मेरा छोटा सा निवेदन ये है कि हम खोखले हो, हमारे बैंक यहाँ से भागे, हमारे डिपोजिटर्स को तकलीफ आए, हम सरकार को इस संदेश दें कि इस वक्त बिल्कुल जरूरत है इन बैंकों में नियंत्रण किया जाए, तरीके से इनको घेरा जाए। आज की तारीख में मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं मैं चैलेंज करता हूँ वो अपनी पासबुक लेकर के मेरे पास यहाँ आ जाए और मैं उनके पासबुक में कुछ चार्जेस बताता हूँ कि कौन सा चार्जेस लगा हुआ है और हम बैंक को कॉल करते हैं। अगर बैंक का उसके बाद जवाब हो तो मेरा दावा है कि वो बिल्कुल उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मिनिमम बैलेंस को लेके या चेकबुक को लेकर के या कई बार चार्जेस लेके आप एक लोन ले लेते हैं, आपका प्रॉपर्टी बैंक के पास पड़ा होता है, बैंक कहता है मुर्गा फंस गया, इसका प्रॉपर्टी हमारे पास पड़ा है, आप चुकाते रहते हैं, लास्ट में एक दिन आप सोचते हैं आज मैं प्रॉपर्टी लेके आऊँ तो वो कहता है भैया तेरा 40 लाख का प्रॉपर्टी मेरे पास है, तेरा इसमें 2 लाख रुपए चार्जेस हमने लगाया हुआ है, अब आपके पास एक मजबूरी होती है कि मेरा 50 लाख का इतने साल 20 साल मैंने लोन चुका है, अब ये 2 लाख को मैं लूँ। तो आप एक बार उसको देख करके आप उसके बाद विकास के लिए नहीं जा रहे, आप अपनी गर्दन कटाने के लिए जा रहे हो। आज तक तो ये सब जब निभरा था, जब प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे थे कि ठीक है उन्होंने लूट लिया आपका प्रॉपर्टी, 15 साल बाद इतना कीमत बढ़ गया कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर अब पिछले 5 सालों से प्रॉपर्टी के रेट्स अगर ऐसे में चल हो रहे हैं, ऐसे में अगर बैंकों ने लूटना चालू किया तो आपके पास लोगों के पास आत्महत्याओं के अलावा कुछ इलाज नहीं रहेगा। 1 जनवरी 2019 से लेके आज तक 84 लोगों ने सूदखोरों के प्रभाव में दबिश में आकर आत्महत्याएं की है। वापस मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, 1 जनवरी 2019 से लेके आज तक जयपुर शहर और ग्रामीण में 84 लोगों ने सूदखोरों के दबाव में आकर, सूदखोरों का प्रभाव बढ़ गया है, बैंकों से इजीकरण नहीं हो रहा, बैंक सुनवाई नहीं कर रहे। सर सूदखोरों के पास जब आदमी फंसता है तब बैंक से इजी कोई लोन नहीं फंसता। जब बड़े उद्योगपति जो खाने वाले हैं उनके पेपर्स
बैंक ये सोचता है मैं 500 आदमियों को लोन देके क्या करूंगा, मैं एक ही आदमी को लोन दूं ना, कम से कम कार्रवाई करूं ना, फिर मान लिया जैसे पैदा हो गया। सर प्राइवेट लोन में तब गया तब आपके नेशनलाइज्ड बैंक्स ने क्या किया कि 500 लोगों को बैंक में लोन देने की बजाय, उनको बांटने की बजाय, एक ज्यादा मेहनत से बचने की बजाय एक माल्या जैसे आदमी को लोन दिया। तो वो मैं बता रहा हूँ वो 500 लोग कहाँ गए, वो 500 लोग सूदखोरों के पास फंस गए, उनको पैसा चाहिए, वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज को गिरवी रखते हैं। अगर बैंकों के अंदर तरीके से उनके चार्जेस पे ध्यान रखा जाए, बैंकों में अच्छी सर्विसेज दी जाए, तो उनको सूदखोरों प्राइवेट पार्टियों के पास जाने की जरूरत नहीं आएगी। एक्सक्यूज मी, ये पुलिस के पास जाने की बजाय कंज्यूमर कोर्ट में क्यों नहीं जाया जाए? देखिए कुल मिला के बैंकों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है तो आपको बैंकिंग लोकपाल मिला हुआ है। बैंकिंग लोकपाल पे जब आपके साथ में कार्रवाई नहीं होती है तो ये सिंपल कुछ चार्जेस नहीं लगे थे, ये आपके साथ धोखाधड़ी हुई थी। एक इंडिविजुअल के ऊपर जिस तरह से लोन को ट्रांसफर किया और फर्म में डाल दिया, ये धोखाधड़ी थी। ये नॉर्मल बात नहीं थी कि हम उपभोक्ता के हिसाब से हम उसको मुद्दे को वहाँ उठाएं, नहीं दे पा रही, उसको NBFC से लोन दिलवाया जा रहा है। लोन देते समय जो शर्तें हैं उसके अंदर ये मैनिपुलेशन करते हैं और इतने अनर्गल चार्ज लगाए जाते हैं, कस्टमर के साथ धोखाधड़ी की जाती है। और इसी धोखाधड़ी के अंदर एक जो केस है जुगल किशोर वैष्णव और कृपा शर्मा के व्यक्तिगत नाम से जो लोन थे उनको बैलेंस ट्रांसफ़र किया गया और उनको फर्म में इसलिए बता दिया गया ताकि वो उनसे पेनल्टी वसूल कर सके। और आखिरकार काफ़ी अनुनय विनय करने के बाद भी 3 लाख रुपए इस HDB फाइनेंशियल सर्विसेज ने इन दोनों लोगों से वसूल कर लिए। और इसकी बैंकिंग लोकपाल के अंदर जब रिजर्व बैंक के अंदर जब इसकी शिकायत की गई तो पिछले 4 महीने से यह मुद्दा रिजर्व बैंक में लटका हुआ है। और इस NBFC के जो जितेंद्र सिंह जादव जो यहाँ की तरु बाहिती हेड है, इन लोगों का कहना है कि हमें जो ऊपर से आदेश मिलते हैं, ऊपर से आदेश देने का काम HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर रमेश गणेशन और इसके डायरेक्टर आदित्य पुरी करते हैं। इन लोगों ने इस तरह की प्लानिंग बनाई हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता का किस तरह से वसूली की जाए लोन के साथ में, और ब्याज पेनल्टी कैसे इनसे वसूल की जाए। इन लोगों की सारी रणनीतियाँ इसी ऊपर है। अगर किसी और बैंक से लोन चल रहा है तो इनके लोग लगातार उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, कम ब्याज दर का झांसा देते हैं और जैसे ही लोन ले लिया वैसे ही इनके ब्याज बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर 7 बार RBI ने इंटरेस्ट रेट कम की है, लेकिन इन लोगों ने इंटरेस्ट रेट एक बार भी कम नहीं की। दूसरी तरफ 2 बार बढ़ाई तो नेक्स्ट डे आज RBI का आदेश आया रेपो रेट बढ़ाने का, तो अगले दिन ही इन लोगों ने वो रेपो रेट के चक्कर में ब्याज की रेट बढ़ा दी। तो रिजर्व बैंक भी इन लोगों का कंट्रोल नहीं करता, बल्कि जनता के आक्रोश से बैंकों और NBFC को बचाने का काम करता है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आपसे ये भी निवेदन करते हैं कि रिजर्व बैंक जनता के आक्रोश से बचाने की बजाय इन बैंकों और NBFC पे कंट्रोल करें, क्योंकि NBFC को लाइसेंस देने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। अगर ये शोषण इसी तरह चलता रहा, जयपुर में आज की तारीख में 2000 से ज़्यादा बैंक डिफॉल्टर्स हैं। ये लोग उनकी प्रॉपर्टी किसको बेचेंगे, क्योंकि खरीदार भी बाज़ार में नहीं मिलेगा। और जब खरीदार बाज़ार में नहीं मिलेगा, बैंकों के पास प्रॉपर्टी के सिर्फ कागज रहेंगे, तो निश्चित रूप से उनका पूंजी की कमी होगी और आखिरकार ये बैंक और NBFC धराशायी हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सर ये आपके सामने ये मुद्दा कब आया? ये मुद्दा पिछले 20/5/2019 को बैंक ने मुझसे 3 लाख रुपए वसूल किए। 2,91,000 जो मैंने आपको प्रेस नोट के माध्यम से दिया है,
और कुछ लोगों ने ये प्री पेमेंट के चार्ज पे के नाम से काम में लिया। ये 5वें महीने की तारीख में है, लेकिन उन लोगों ने मेरे पेपर्स रोक लिए थे कि यदि मैं इस मुद्दे पे ज़्यादा किसी से बात करूँगा तो मेरे प्रॉपर्टी के पेपर रोक कर बैठ जाएंगे। तो जब तक मेरे पास प्रॉपर्टी के पेपर नहीं आए तब तक मैंने किसी संबंध में किसी से बात नहीं की। अब मेरे पास प्रॉपर्टी के पेपर आ चुके हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों के साथ में हूँ और विधायकपुरी थाने के अंदर इस संबंध में पुलिस में FIR दर्ज करवाई।